अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं साजिद जफर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जॉब इंस्टीट्यूट। तो आज हम जो प्रीवियस पेपर हमने स्टार्ट किया था असिस्टेंट BS16 प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये 2021 के अंदर पेपर हुआ था। तो इस पेपर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से और इस वीडियो को एग्जिट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। तो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी प्रीवियस जो 2 वीडियोस हैं वो अच्छी लगी हैं, जिस कैंडिडेट ने इनके अलावा 2 वीडियोस नहीं देखी हुई पहले वो 2 वीडियोस देखें। वहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक 2 वीडियोस में जो है वो पोस्ट किए हुए हैं। तो अगर आप पीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, पीपीएस की एस्पायरेंट हैं, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ये वाला पेपर मेरा पूरा देखिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह जो है आपको तैयारी करने का जो किस तरह तैयारी करनी है, किस तरह वन पेपर को क्रैक करना है, किस तरह हमने सर्चिंग करनी है, एक क्वेश्चन के बैकग्राउंड में जाके कौन कौन सी चीजें हमने अटेम्प्ट करनी है, ये सारी टिप्स और ट्रिक्स जो है आपको ये मेरी वीडियोस देख के पता चल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जो है वो वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो आइए जी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज निकनेम्ड द फ्लाइंग हॉर्स। अब ये जिसकी करेक्ट ऑप्शन है वो है समीउल्ला। तो समीउल्ला एक ऐसा पर्सन है जिसे निक नेम जो है ये फ्लाइंग हॉर्स का दिया हुआ है। तो अगर मैं अपनी सर्चिंग की बात करूं तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज निकनेम्ड द फ्लाइंग हॉर्स। तो समीउल्ला खान, ही बिलोंग्स टू विच फील्ड, हॉकी प्लेयर थे। अब डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन के अंदर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन खुद बता देगा कि समीउल्ला निक नेम्ड द फ्लाइंग हॉर्स। आप हमें ये बता दें कि समीउल्ला जो है वो कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो ये फील्ड हॉकी प्लेयर थे, ये हॉकी प्लेयर थे जी समीउल्ला खान। और इनकी रीजन क्या है निक नेम की, इनकी ग्रेट स्पीड की वजह से हम इन्हें फ्लाइंग हॉर्स कहते हैं। समीउल्ला खान की ग्रेट स्पीड की वजह से हम इन्हें फ्लाइंग हॉर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जो क्विट करते हैं। 22 नंबर है जी, दी डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ इज जनरेटिंग इटसेल्फ। के स्पीशीज की जो इकसाम है जमीन के ऊपर वो अपने आप को बदलती रहती हैं, वो अपने आप को जो है वो ग्रो करती रहती हैं। तो ये आइडिया किस बंदे ने दिया था, ये डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन। तो 22 नंबर क्वेश्चन के रिलेटेड जो आपका डाटा निकल सकता था वो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ इज जनरेटिंग इटसेल्फ, ये प्रूव किया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन बिलोंग्स टू यूके। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है कि चार्ल्स डार्विन कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये इंग्लिश थे, ये यूके से इनका ताल्लुक है। अच्छा जी, 2 बुक्स पीपीएससी चार्ल्स डार्विन की बहुत बार पूछ चुकी है, तो आपने ये दोनों बुक्स अपने फिंगर टिप्स पे कर लेनी है। फर्स्ट बुक है ऑन नेचुरल सिलेक्शन। अब ये नेचुरल सिलेक्शन जो है ये भी एक थ्योरी है और ये डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज के रिलेटेड आपकी थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी है, चार्ल्स डार्विन ने। तो चार्ल्स डार्विन ने ये भी एक बुक लिखी है ऑन नेचुरल सिलेक्शन। और दूसरी बुक जो आपने याद करनी है, जो अपनी फिंगर टिप पे करनी है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब ये वाली बुक जो है ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने तकरीबन हर दूसरे पेपर में ये बुक पूछी हुई है कि इस बुक के राइटर कौन है, तो चार्ल्स डार्विन। उसके बाद जी, चार्ल्स डार्विन फेमस फॉर विच थ्योरी। कौन सी थ्योरी की वजह से चार्ल्स डार्विन को याद रखा जाता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और इसी थ्योरी के ऊपर ये वाली बुक है ऑन नेचुरल सिलेक्शन। दोनों बुक्स आपने फिंगर टिप्स पे करनी है। चार्ल्स डार्विन कौन से कंट्री से बिलोंग्स करते हैं और ये किस थ्योरी की वजह से पॉपुलर है। ये इंग्लिश जो है ये बायोलॉजिस्ट थे, तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से चार्ल्स डार्विन की जो फेमस पर्सनैलिटी ये बनी है। अच्छा जी, थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन ये क्या थी। अच्छा, थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन, नेचुरल सिलेक्शन और उसके बाद जो है ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये तकरीबन एक ही पॉइंट के ऊपर जो है ये गर्दिश कर रही हैं, ये 2 से 3 कॉन्सेप्ट। तो थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन क्या डिस्क्राइब करती है कि वेरिएशंस, तब्दीलियां आती हैं अकर्ड रैंडमली अमंग मेंबर्स ऑफ स्पीशीज, के जमीन के ऊपर एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनमें यानी कि रैंडमली तब्दीलियां आती रहती हैं। इसको हम कहते हैं रीजन ऑफ स्पीशीज। तो आपने ये 2 बुक्स
उसके बाद इनकी थ्योरी जिस वजह से ये प्रोमिनेंट है, और चार्ल्स डार्विन कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूके के। ये आपने 22 नंबर क्वेश्चन में आपने ये चीजें करनी है। अच्छा, ये नीचे मैंने एक जो है ना ये आपको डायग्राम शो करवाइए कि जिस तरह जो है ये रैंडमली वेरिएशंस अकर हुई हैं, पहले ये इस तरह का इंसान, बाद में ये तब्दीलियां अकर होती रहती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है आपका थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन का, एवोल्यूशन का, ये चार्ल्स डार्विन ने इन्वेंट किया था। आगे जी हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपके 23 क्वेश्चन नंबर पे। तो यहाँ से पहले आपका पेपर से 23 नंबर क्वेश्चन दे लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी टू रिसीव निशाने हैदर? वो पहली पर्सनैलिटी का नाम बताएं पाकिस्तान आर्मी में जिन्हें निशाने हैदर मिला था। तो ये हम ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन है सरवर हुसैन। तो मोहम्मद सरवर हुसैन जो है ये फर्स्ट पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान आर्मी हु गोट निशाने हैदर। तो इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो मैंने सर्चिंग करके आपके लिए डाटा निकाला है, वो कुछ डाटा यूं है, ये आपने देखे जिस लेवल की मैं सर्चिंग कर रहा हूँ, इस पेपर में उन्होंने सरवर हुसैन पूछा, हो सकता है नेक्स्ट पेपर में वो सरवर हुसैन की थोड़ी बायोग्राफी में डिटेल जाके पूछ लें। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन जो सरवर हुसैन के रिलेटेड है या निशाने हैदर के रिलेटेड है, वो मैंने ये सर्च करके ऑलरेडी आपके लिए निकाले हुए हैं। तो आपने इनको अच्छे तरीके से रिमेंबर कर लेना। चलें जी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल है हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? निशाने हैदर। निशाने हैदर मीन्स एम्बलम ऑफ लायन, शेर का जो निशान होता है, एम्बलम ऑफ लायन, वो निशाने हैदर है। तीसरा जी सिंस 1947 निशाने हैदर अवार्डेड हाउ मेनी टाइम्स? जब का पाकिस्तान बना है निशाने हैदर जो है कि कितनी बार अवार्ड हो चुका है? ये 11 टाइम्स जो है अवार्डेड हो चुका है। अच्छा जी, ये बेसिकली जो प्योर निशाने हैदर है वो 10 लोगों को मिला है, लेकिन निशाने हैदर जब इस्टेब्लिश्ड हुआ है उससे पहले एक हमने अवार्ड दिया था हिलाले कश्मीर। तो बाद में क्या हुआ था, जब निशाने हैदर इस्टेब्लिश्ड हो चुका था तो हमने हिलाले कश्मीर को निशाने हैदर के इक्विवेलेंट करार दे दिया था। तो टोटल हम इसलिए निशाने हैदर 11 काउंट करते हैं। ये लिखा हुआ है निशाने हिलाले कश्मीर डिक्लेयर्ड एज निशाने हैदर। जब निशाने हैदर इस्टेब्लिश्ड हो चुका था उसके बाद जो हम प्रीवियस सिर्फ एक हिलाले कश्मीर अवार्ड कर चुके थे, उन्हें हमने हिलाले कश्मीर को निशाने हैदर के इक्विवेलेंट करार दे दिया था। तो पहले हिलाले कश्मीर की बात कर सकते हैं कि व्हाट इज हिलाले कश्मीर। हिलाले कश्मीर अवार्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ द आजाद जम्मू एंड कश्मीर एंड अवार्डेड ओनली वन टाइम। और किस बंदे को मिला था? नायक सैफ अली जंजवा। नायक सैफ अली जंजवा था। इन्होंने फर्स्ट कश्मीर वार, जो मैंने वीडियो नंबर 2 में कश्मीर वार 1947 और 48 का जिक्र किया है, जो कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, उसमें शहीद होने वाले नायक सैफ अली जंजवा थे। उन्हें उस वक्त हिलाले कश्मीर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारे पास निशाने हैदर इस्टेब्लिश नहीं था हुआ, लेकिन जब निशाने हैदर इस्टेब्लिश हो गया, हिलाले कश्मीर को हमने निशाने हैदर के इक्विवेलेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो इसलिए हम काउंट करेंगे कि टोटल 11 निशाने हैदर हमने अवार्ड किए हैं, 10 हमने प्योर दिए हैं और एक हिलाले कश्मीर को उठाकर हमने 11 जो है इसे डिक्लेयर किया। तो फर्स्ट अवार्डी निशाने हैदर डेट 16 मार्च 1957, मोहम्मद सरवर जो हमारा मेन क्वेश्चन है, और ये भी फर्स्ट कश्मीर वार 1947 और 48 में शहीद हुए थे। देखें, आपने चीजों को मिक्सअप नहीं करना। अब ये पहली चीज तो आप ये अंडरस्टूड करें जी, ये 1947 और 48 की फर्स्ट कश्मीर वार में मोहम्मद सरवर शहीद हो चुके थे, और उधर थे जनाब नायक सैफ अली जंजवा। ये दोनों एक ही वार में शहीद हुए हैं, लेकिन नायक सैफ अली जंजवा को हिलाले कश्मीर उस वक्त मिल चुका था। लेकिन जब 16 मार्च 1957 को निशाने हैदर इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो हमने पहला निशाने हैदर दे दिया मोहम्मद सरवर को। उसके बाद हमने प्रीवियस अपनी हिस्ट्री देखी तो हिलाले कश्मीर जो है वो नायक सैफ अली जंजवा को मिल चुका था, इसलिए हमने हिलाले कश्मीर को भी निशाने हैदर डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब है 1947 और 48 की फर्स्ट कश्मीर वार में 2 पर्सन को निशाने हैदर मिला था, नायक सैफ अली जंजवा और मोहम्मद सरवर हुसैन। अच्छा जी, ये जो फर्स्ट अवार्डी निशाने हैदर डेट है ये 16 मार्च 1957 है। इट्स मीन दैट आपका निशाने हैदर जो है वो 16 मार्च 1957 को इस्टेब्लिश्ड हुआ था, और उसी दिन ही निशाने हैदर को अवार्ड कर दिया था। अच्छा जी, जाहिर बात है अगर आपसे फर्स्ट अवार्डेड पूछ सकते हैं तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आखिरी निशाने हैदर किस पर्सनैलिटी को दिया गया था।
हिज नेम इज हवलदार लालक जान। तो लालक जान जो ये कारगिल वार में 1919 में, अब कारगिल वार के रिलेटेड मैं एक सेपरेट अपनी वीडियो जनरेट करूंगा। तो कारगिल वार 1999 में हवलदार लालक जान शहीद हुए थे। इनको 15 जुलाई 1999 को निशाने हैदर से नवाजा गया था। यानी कि 11th बंदा जो है वो हवलदार लालक जान है, फर्स्ट बंदा जो है वो निशाने हैदर है, और दूसरे नंबर पे हमने नायक सैफ अली जजवा को रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि इनको ऑलरेडी हिलाले कश्मीर मिल चुका था, इसलिए हमने हिलाले कश्मीर को डिक्लेयर करके निशाने हैदर कर दिया। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट बंदा मोहम्मद सरवर हुसैन, सेकंड पर्सन इज निशाने हैदर किसको मिला है? नायक सैफ अली जंजवा को, और लास्ट पर्सनैलिटी जिन्हें अभी तक निशाने हैदर अवार्ड हुआ है, हिज नेम इज हवलदार लालक जान। 15 जुलाई 1999 को इन्हें कारगिल की वार में ये पड़ा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। 24 हमें क्वेश्चन कह रहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट आल्सो कॉल्ड अगस्त मूवमेंट। तो अब हम देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट है क्या थी, इन्हें अगस्त मूवमेंट क्यों कहते हैं, इसका पर्पस क्या था, कांग्रेस ने इस क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या डिमांड की थी। तो ये सारी चीजें जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में दिल्ली प्रपोजल को जो आपके सामने रखा था एक्सप्लेन किया था, तो मैं कोशिश करने जा रहा हूँ कि मैं क्विट इंडिया मूवमेंट के भी इस टॉपिक को आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूँ। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के रिलेटेड जो मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैंने अपना डाटा निकाला हुआ है, उसमें जरा एक बार नजर डालते हैं जी। क्विट इंडिया मूवमेंट आल्सो कॉल्ड अगस्त मूवमेंट। सबसे पहले तो आपका मेन क्वेश्चन है, उसका आंसर है जी अगस्त मूवमेंट। दूसरा क्वेश्चन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आपसे पूछ सकता है, क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल्ड बाय किस बंदे ने कॉल दी थी कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने जा रहे हैं? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने ये कॉल दी थी। इनकी डेट है 8 अगस्त 1942। तो ये 8 अगस्त की वजह से इसे अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। पर्पस ऑफ मूवमेंट क्या था? डिमांडिंग एन एंड टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया। महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट के अंदर जो अपना पर्पस रखा था, जो उस मूवमेंट का मकसद उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था जी हम डिमांड करते हैं कि बरतानिया जो हम पर काबज है वो इंडिया से निकल जाए, क्विट कर दे, इंडिया से जो है वो अपना इनखला कर ले, हम यहाँ पे अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं। तो 8 अगस्त आपने डेट याद रखनी है, 1942 में महात्मा गांधी ने ये डिमांड की थी। और एक क्वेश्चन आपको बड़ा पॉपुलर है, वो पूछा जा सकता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो ये बम्बई से स्टार्ट हुई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम बम्बई। तो ये बम्बई में कांग्रेस का एक सेशन हो रहा था 1942 में, तो वहां पे जो है वो महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को अनाउंस किया था। तो ये जी क्विट इंडिया मूवमेंट के ये 5 क्वेश्चंस हैं। अगर जो एग्जामिनर है पीपीएससी का वो क्विट इंडिया मूवमेंट को उठाता है तो वो इन 4 से 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आपसे कुछ पूछ सकता। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ शिफ्ट करते हैं जी। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू। जो इंसेक्ट्स हैं या हशरात हैं वो किसके थ्रू सांस लेती हैं? तो करेक्ट आंसर क्या है जी? स्पाइरेकल्स। तो स्पाइरेकल्स क्या होते हैं इसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है। जो 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी, इंसेक्ट्स जो है ये ब्रीथ थ्रू स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स इज एन ओपनिंग फाउंड। ओपनिंग फाउंड कहते हैं कोई दरार या कोई रास्ता या कोई कट लगा हो। ओपनिंग फाउंड जहां से कोई चीज बाहर निकल सकती हो। ओपनिंग फाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ एन इंसेक्ट्स एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन कहते हैं किसी भी हशरात की जो बैरूनी ढांचा होता है, बैरूनी साख्त होती है, दैट इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग। किसी भी इंसेक्ट्स की बैरूनी साख्त के अंदर जो ओपनिंग फाउंड है, एक छोटी सी दरार होती है जहां से इंसेक्ट्स जो है वो सांस लेते हैं, उन्हें स्पाइरेकल्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्पाइरेकल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ जाते हैं जी। रिसेंटली अंटार्कटिका टेम्परेचर मैसिवली राइज रिकॉर्डेड। वो कहते हैं रिसेंटली तारीख की हिस्ट्री में जब से कायनात बनी है, अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां दुनिया का लो तरीन जो टेम्परेचर होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है। लेकिन वो कहते हैं रिसेंटली जो है वो रिकॉर्ड किया गया है कि अंटार्कटिका का टेम्परेचर अब तक तारीख की हिस्ट्री में जब तक आपकी कायनात बनी है टेम्परेचर बहुत बड़े पैमाने पे राइज किया है। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो 18.3 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए 18.3 डिग्री इतना जो है वो टेम्परेचर नहीं है, लेकिन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के रिलेटेड अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। हालांकि वहां पे टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव चला जाता है, लेकिन इस वक्त जो है उन्होंने रिसेंटली एक रिकॉर्ड किया है 18.3 डिग्री सेल्सियस जो है। अब इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो जो चीजें आपके लिए निकल सकती है वो मैंने यहाँ पे निकाली हुई है। 26 नंबर पे हम जो है वो स्किप करने जा रहे हैं जी।
तो बेटा जी यहाँ पे इस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको 5 से 6 क्वेश्चन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पूछ सकती है। पहला क्वेश्चन जो है वो 18.3 डिग्री सेल्सियस। अगर उन्होंने आपसे डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछ लिया तो आपको ये चीज जो है वो नहीं आएगी। 18.3 डिग्री सेल्सियस में है और 64.9 डिग्री जो है वो फ़ारेनहाइट में है। तो आपने ये दोनों टेम्परेचर याद रखने हैं। हो सकता है पीपीएससी आपसे सेल्सियस डिग्री में पूछ ले या हो सकता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछ ले। तो आपको दोनों जो है वो यूनिट्स के अंदर आपको टेम्परेचर का आइडिया होना चाहिए। अच्छा जी, इट इज वेरीफाइड बाय यूएन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ देर तक थोड़े अरसे तक जो है वो मैं दुनिया की यूएन की जो फेमस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक जो है ना वो वीडियो आपको बना के दूंगा। तो ये एक वीडियो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। पीपीएससी आपसे पूछ सकती है कि WMO इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो आप हमें बता दें कि WMO किसका एब्रीवेशन है। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एब्रीवेशन है। तो ये वेरीफाइड किया जी यूएन के एक अदारे ने जिसका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने ये वेरीफाई किया कि वाकई ही 18.3 डिग्री सेल्सियस या 64.9 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये अंटार्कटिका के अंदर टेम्परेचर आपका रिकॉर्ड हुआ है। नीचे है जी रिकॉर्डेड टेम्परेचर जो डेट है वो 6 फरवरी 2020 में। अब क्वेश्चन में उन्होंने कहा रिसेंटली। तो बेटा रिसेंटली आपको डेट भी पता होना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट पेपर में वो डेट पूछ लें कि कौन सी डेट को ये टेम्परेचर राइज किया था। तो ये 6 फैब 2020। और ये कहाँ पे ये रिकॉर्ड कौन से आले के ऊपर जो है कौन से रिसर्चर्स ने ये किया था। अर्जेंटीना का एक रिसर्च स्टेशन है एस्पिरांजा। एस्पिरांजा इज अर्जेंटीना का एक रिसर्च स्टेशन है जहां पे ये फॉल किया था। उन्होंने इन्फॉर्म किया यूएन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को और उन्होंने इस चीज की जो है वो रेक्टिफाई किया। उन्होंने इस चीज की तस्दीक की कि वाकई ही अंटार्कटिका में जो तारीख में पहली बार 18.3 डिग्री सेल्सियस या 64.9 डिग्री फ़ारेनहाइट उनका मैसिवली लेवल पे टेम्परेचर राइज किया। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। अर्जेंटीना का एक रिसर्च स्टेशन था एस्पिरांजा। 6 फरवरी 2020 को वहां पे रिकॉर्ड हुआ है। उन्होंने UNWMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किया तो उन्होंने इस चीज को रेक्टिफाई किया। तो इस तरह आपने ये चीजों को मिक्सअप नहीं करना। छोटी सी छोटी चीजों को किस तरह लेके चलना है ये आपको आइडिया होना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मच ट्रेड आर मेड थ्रू साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी ट्री जो है ये ट्रेड के एतबार से दुनिया का सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट ये सी है ये रूट है जहां से तजारत होती है। तो वो पूछते हैं कि साउथ चाइना ट्रेड में एनुअली जो है वो कितनी तजारत होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी $3.5 बिलियन। तो इस क्वेश्चन के रिलेटेड हमें क्या डाटा मिल सकता था। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन क्या मजीद पूछ सकती है। उन चीजों को डिस्कस करने के लिए हम 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 27 है जी हाउ मच ट्रेड मेड थ्रू साउथ चाइना सी $3.5 बिलियन। साउथ चाइना सी इज इन विच ओशन पैसिफिक ओशन। तो साउथ चाइना सी पीपीएससी अब क्वेश्चन खुद बना सकती है कि साउथ चाइना सी इज एन इम्पोर्टेंट रूट फॉर ट्रेड ऑल ओवर वर्ल्ड। आप हमें बता दें साउथ चाइना सी कौन सी ओशन में है। तो ये पैसिफिक ओशन के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी मैरीटाइम शिपिंग ट्रांसपोर्ट पासिस थ्रू साउथ चाइना सी 1/3 ऑफ वर्ल्ड। कि ये मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट शिपिंग मीन कि शिप के थ्रू जो आपकी ट्रांसपोर्ट होती है पूरी दुनिया में। तो दूरी पूरी दुनिया में जितनी शिपिंग जो है जितनी ट्रांसपोर्ट शिपिंग या ट्रेड है वो जो शिप के थ्रू पूरी दुनिया में जितनी ट्रेड होती है उसका 1/3 जो है वो साउथ चाइना सी के थ्रू उसका रूट गुजरता है। तो आपने ये क्वेश्चन याद रखना 1/3 ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके दो फेमस आइलैंड जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पूछती है। अच्छा जी ये स्प्राटले आइसलैंड इज लोकेटेड इन विच सी। तो साउथ चाइना सी। और पैरासल आइसलैंड जो है ये भी साउथ चाइना सी है। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी तक जो पास्ट पेपर्स की बात करें तो ये दो आइलैंड इन्होंने बार बार पूछी हुई है स्प्राटले आइसलैंड और पैरासल आइसलैंड। तो ये दोनों आइलैंड आपने फिंगर टिप्स पे करने हैं। ये दोनों साउथ चाइना सी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। 28 है जी फॉर फूड सिक्योरिटी
विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्क्स? ऑप्शन ए इज करेक्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर। अब फूड के रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फूड एंड एग्रीकल्चर है। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इसके बारे में क्या मजीद पूछ सकती है, FAO के बारे में, तो हम उनको डिटेल में जाके करने लगे। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। देखें, ये मैंने खुद से सर्चिंग की हुई है, तो ये तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चन जो है ये FAO के। इससे ज़्यादा अगर आपका एग्जामिनर जो है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को पिक करेगा, तो इससे ज़्यादा इन 7 क्वेश्चन से बाहर कभी भी नहीं जा सकता। देखो, ये सारी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है वो मुझे फीडबैक अच्छा देंगे या मुझे इम्प्रूवमेंट का कुछ बताएंगे कि या सर आप ये आया ठीक कर रहे हैं या आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो काइंडली मुझे फीडबैक सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके फीडबैक लाजमी दिया करें, ताकि मुझे थोड़ा सा जो है वो हौसला मिलता रहे, मैं मजीद आपके लिए वीडियो जनरेट करता रहूँ। तो चले बात करते हैं FAO की। तो एब्रीवेशन जो है ये FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। F फॉर फूड, A फॉर एग्रीकल्चर, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। पर्पज इसका क्या है? डिफीट हंगर, भूख को शिकस्त देना, और फूड सिक्योरिटी। पूरी दुनिया में FAO का जो पर्पज है वो डिफीट हंगर एंड फूड सिक्योरिटी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम, इटली। रोम, इटली के अंदर जो है वो हेडक्वार्टर है। फाउंडेड ऑन 16 अक्टूबर 1945। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना भूल चुका हूँ, 16 अक्टूबर 1945 को FAO जो है वो फाउंड हुआ है। इसीलिए अक़वाम मुत्तहदा यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने 16 अक्टूबर को फूड डे मनाते हैं। हर साल फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हेड कौन करता है? वो यूनाइटेड नेशन की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। जो फूड एंड एग्रीकल्चर है, ये यूनाइटेड नेशंस इसको हेड करता है। ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो टोटल कंप्राइज्ड मेंबर्स की बात कर लेते हैं। 197 मेंबर्स हैं, जिनमें 194 मेंबर्स कंट्रीज हैं, 2 एसोसिएट मेंबर्स हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है जिसे यूरोपीय यूनियन। अब देखें, यूरोपियन यूनियन पूरी को हम एक मेंबर कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि यूरोपियन मेंबर के रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में आपको कंप्लीट उसकी डिटेल बताई हुई है। अगर किसी कैंडिडेट ने यूरोपियन यूनियन के रिलेटेड जो क्वेश्चन जो मैंने निकाले हुए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरत है, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पूछ सकती है, तो काइंडली मेरी पिछली वीडियोस देखिए। तो यूरोपियन यूनियन के जो 30 मेंबर हैं, सॉरी 27 जो मेंबर हैं, 27 मेंबर्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उन्होंने कबूल किया हुआ है। तो इसका मतलब है 197 मेंबर्स। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आपको खुद बता सकती है कि FAO 197 मेंबर से मिलकर बना है। 194 मेंबर कंट्रीज हैं और 2 एसोसिएट मेंबर्स हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दें। तो आपने बताना यूरोपियन यूनियन इज ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन विच इज इंक्लूडेड इन फेडरल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, करंट DG FAO का बड़ा पूछते होते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का फेवरेट क्वेश्चन है करंट DG या डायरेक्टर जनरल ऑफ FAO। तो इनका नाम है कू डोंगियो। ये बिलोंग्स टू चाइना, ये चाइना से इनका ताल्लुक है। आजकल DG FAO जो है वो क्यू डोंगियो है और ये चाइना से ताल्लुक रखती हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन खुद आपको बता सकती है क्यू डोंगियो इज करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप हमें बता दें क्यू डोंगियो जो है ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग्स टू चाइना, वो चाइना से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 29 हम यहाँ से देखेंगे। वो कहते हैं सुरैना एंड इन्वेंशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान ए। अच्छा जी, यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग हुई है। 29 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन रूट नहीं है, ये रोबोट है। ये एक रोबोट है। तो सुरैना एक यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में एक उन्होंने इन्वेंट किया है। तो वो PPSC हमसे पूछ रहा है कि सुरैना बेसिकली है क्या? तो सुरैना बेसिकली ये रोबोट है। ऑप्शन ए में उन्होंने रूट लिखा हुआ है, ROB, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ये बेसिकली आएगा रोबोट। तो अब इस क्वेश्चन के रिलेटेड PPSC मजीद क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? मैंने ये 2 से 3 चीजें निकाली हुई है। सबसे पहले जी आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान कहाँ पे है। तेहरान इज ए कैपिटल ऑफ ईरान, तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान जो है वो ईरान के अंदर होगी। दूसरा क्वेश्चन है, इट इज ए ह्यूमनॉइड रोबोट इन्वेंटेड बाय रिसर्चर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान। यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के रिसर्चर्स ने एक इंसानी नुमा रोबोट बनाया है। तो रोबोट बेसिकली देखिए, ये सुरैना 1 और 2 इन्होंने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान वालों ने बनाए हुए हैं। तो अब जो ये जो रिसेंटली इन्होंने इन्वेंट किया है ये सुरैना 3 है। सुरैना 1 और सुरैना 3 जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान वालों ने ही, वहां के रिसर्चर्स ने ये एक रोबोट इन्वेंट किया है।
तो आपने ये सुनना, एक रूट नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग हुआ है, ये रोबोट है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ जाके अपनी वीडियो को स्किप करता हूँ, क्विट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 है जी, यहाँ पे मैं पेज जरा ये डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको जरा जी। तो क्वेश्चन नंबर 30 है द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया। जॉर्जिया एक कंट्री है, इसका कैपिटल यहाँ पे ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि ये ऊपर 6 नंबर देखें, छोटा सा 6 नंबर लिखा हुआ है। तो हम ये नीचे करेंगे तो ये देखिए, ये 6 नंबर पे लिखा हुआ है तिब्लिसी। तो जॉर्जिया का कैपिटल है तिब्लिसी, और ऊपर क्वेश्चंस में नन ऑफ दीज। देखें, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, नन ऑफ दीज पूरी गेम होती है। नन ऑफ दीज की वजह से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक सीट का मेरिट जो है वो 10 से 12 नंबर नीचे फॉल कर चुका है। पहले क्या होता था, 2020 से पहले वन पेपर जो होता था, एक सीट है अगर तो वहां पे 1200 कैंडिडेट ने अप्लाई किया, उनका रिटर्न टेस्ट होना है तो मेरिट चला जाना 81 82। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक सीट पे 1200 कैंडिडेट ही अप्लाई कर रही है, लेकिन मेरिट जा रहा है 69 70 का। 10 से 12 नंबर का डिफरेंस जो आ रहा है वो सिर्फ नन ऑफ दीज की वजह से आ रहा है। अब देखें, जिस बंदे ने तैयारी नहीं की होगी, जिसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का नहीं पता, तो वो इन तीनों में से कोई ना कोई जो है वो तुक्का लगा के वो अटेम्प्ट कर लेगा, हालांकि वो क्वेश्चन गलत होगा। और पीपीएससी के एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है आपका अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन में से 1.25 डिडक्ट हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो क्वेश्चन आपको पीपीएससी पूछे, इसके बैकग्राउंड पे जाके आपको 4 से 5 मजीद क्वेश्चंस पता होना चाहिए। आप किसी टॉपिक पे, एक टॉपिक आपको मैं अगर करवा रहा हूँ, तो आप जब दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो उस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आप उनको एक्स्ट्रा चीजें बता सको। इस तरह पीपीएससी की तैयारी होती है। ये चीज आपको आगे लेके दूसरों को डिस्क्रिमिनेशन, दूसरे कैंडिडेट से आपको मेरिट में ऊपर लाने के लिए इस तरह इस लेवल की आपने तैयारी करनी है, ये चीज आपने तैयार करनी है। तो यहाँ पे 6 नंबर मैंने नीचे जाके देखा, वो लिखा हुआ था तिब्लिसी। तो बेसिकली डी ऑप्शन नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। और वैसे कैपिटल है कौन सा? तिब्लिसी। जॉर्जिया के बारे में 4 से 5 क्वेश्चन जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पूछ सकता है, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए, तो वो काइंडली आपने कर लेने। कैपिटल ऑफ जॉर्जिया इज तिब्लिसी। दूसरा क्वेश्चन है कॉन्टिनेंट, समटाइम्स पूछते होते हैं कि फलाना कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो जॉर्जिया जो कंट्री है वो यूरोप और एशिया दोनों में आता है। जॉर्जिया इज बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ यूरोप एंड एशिया। तो आपने ये याद रखना है कि जॉर्जिया 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है, यूरोप एंड एशिया। दूसरा, जॉर्जिया की अगर करेंसी पूछना तो जॉर्जियन लारी। जॉर्जियन लारी इज करेंसी ऑफ जॉर्जिया। और अगर आप देखें, प्रेसिडेंट जॉर्जिया का पूछते होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। देखिए, मैं अपने नोट्स में वो चीज रखूंगा जो एग्जाम में या तो आई हुई है या फ्यूचर में आ सकती होगी। मैं कोई एक्स्ट्रा चीज आपको मजीद डीप जाके मैं इररेलेवेंट चीज अपनी वीडियो में कभी भी एंटर नहीं करूंगा। अगर मैं आपके लिए टाइम निकाल के सर्चिंग करके नोट्स क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ रेलिवेंट नोट्स, ऑथेंटिक नोट्स और गूगल से सर्च किए हुए नोट्स निकाल रहा हूँ। तो जॉर्जिया का जो कैपिटल है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पूछता होता है। तो प्रेसिडेंट नेम जो है वो है सैलोम जोराबिचविली। तो आपने जॉर्जिया के प्रेसिडेंट का नाम मस्ट एंड मस्ट याद करना है, सैलोम जोराबिचविली। तो प्रेसिडेंट ने जो नेम है जॉर्जिया का वो सैलोम जोराबिचविली, आपने ये याद कर लेना। देखेंगे यहाँ पे जो आज वाली वीडियो मैं क्विट कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर तो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे काइंडली सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जो आपका फीडबैक है कमेंट लाजमी करें, अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो वो कमेंट करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने सबसे नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे जब ये पेपर कंप्लीट होगा तो मैं अपना पीडीएफ फाइल शेयर करूँगा। उसके अलावा जॉब्स के रिलेटेड, पीपीएससी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हर तरह की अपडेट्स जो है वो देता रहता हूँ, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के बाद जो है इसे अगर तो आपको अच्छी लगी, आपने कोई नॉलेज यहाँ से गेन किया है, तो काइंडली इसे जो है वो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।